तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि तुम सब बढ़िया ही होंगे। और आज की हम जब वीडियो में डिस्कस करेंगे एम फेज के बारे में। एम फेज दो टाइप का होता है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस यहाँ पे चार टाइप को देखने को मिलता है: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। और जो कैरियोकाइनेसिस का मतलब ये होता है डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस। तो कुल मिलाकर के अब तक हमने इंटरफेज पढ़ा और आज हमें एम फेज पढ़नी है ठीक से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एम फेज को। देखिए एम फेज, जहाँ में एम फेज में सबसे पहले हम जी देखेंगे जी कितने भागों में विभाजित है। तो जिनने तो मैं बता दूं जो दो भागों में विभाजित है, एक तो होती है कैरियोकाइनेसिस और एक होती है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है, कैरियोकाइनेसिस में जहाँ में चार फेज होती हैं जो हमें डिटेल में पढ़नी है: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ठीक। अब सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे किसके बारे में? प्रोफेज के बारे में। किसके बारे में बेटा? प्रोफेज। प्रोफेज जहां में सबसे पहले हमें एक छोटा सा डायग्राम दिखेगा जी, डायग्राम बना लो हमने। जहां में न्यूक्लियस होता है, क्या होता है? न्यूक्लियस होता है सेल के अंदर। क्योंकि अभी ये G2 से आई है तो कहीं ना कहीं इसमें जो DNA का नंबर है वो तो डबल होगा, लेकिन अभी क्या है कि यहाँ पर क्रोमोसोम ठीक से अभी बने नहीं है। क्या नहीं बने? ठीक से क्रोमोसोम नहीं बने हैं। अभी भी DNA कैसा है? ऐसे धागे धागे जैसी संरचना में बना हुआ है। दूसरी बात, इस न्यूक्लियस के अंदर तो मैंने देखी होगी हमें, वो तो न्यूक्लियोलस। क्या होता है? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस ये इसकी होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि प्रोफेज क्या है। तो मैं आपको बता दूं, इसमें आपको दो तीन बातें बहुत ही ज़्यादा याद रखनी है। पहली बात तो इसमें आपको याद रखनी है बातें कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर। दूसरी बात आपको इसमें याद रखनी है कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होना। तीसरी बात आपको याद रखनी है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस यहाँ पे क्या होने लग जाता है? वो भी डिसअपीयर होने लग जाता है भैया, डिसअपीयर। फोर्थ बात आपको याद रखनी है सेल ऑर्गेनल्स आर डिसअपीयर। सेल ऑर्गेनल भी यहाँ पर गायब हो जाते हैं। ठीक है। तो कुल मिलाकर के इतने क्वेश्चंस यहाँ से हमें देखने को मिलेंगे कि प्रोफेज में क्या होता है। तो प्रोफेज में होता क्या है कि मान लो ये डायग्राम था, अब ये क्या बनेगा इसमें? नेक्स्ट जो डायग्राम होगा वो क्या होगा? देखो इसमें पहली बात तो ये न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन गायब होने लग जाएगी और इसमें जो न्यूक्लियोलस है वो भी गायब होने लग जाएगा धीरे धीरे। और क्रोमोसोम जो DNA है वो DNA क्या करेगा? क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाएगा, कंडेंस्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रोमोसोम में कंडेंस्ड हो जाएगा। बात समझ में आई? तो यहाँ पर दूसरा बना लेते हैं हम, एक जोड़ा और बना लेते हैं। ये एक जोड़ा बना लिया हमने यहाँ पे। ठीक। कुल मिलाकर के यहाँ पे बात क्या हुई
कि हमें प्रोफेज से पहले कुछ ऐसी संरचना थी, प्रोफेज में जैसे एंटर की सेल प्रोफेज में तो कुछ इस प्रकार की इसके अंदर संरचना हमको देख रही, स्ट्रक्चर देखा। यहाँ पर जो सेल ऑर्गेनल्स है, यहाँ पर अगर मान लो गोल्गी बॉडी है, मान लो अगर ये प्लांट सेल होती तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट भी होता कि नहीं होता, होता कि नहीं होता, यहाँ ये माइटोकॉन्ड्रिया मान लो। तो ये सब ऑर्गन यहाँ पर नहीं दिखते हैं। कुल मिलाकर के बात आपको याद रखनी है कि ये प्रोफेज है, ये कौन सी स्टेज है, प्रोफेज, और ये कौन सी फेज है, G2। G2 में कैसे क्या होता है, DNA ऐसा पड़ा हुआ होता है। अब G2 प्रोफेज में एंटर करेगी तो वहाँ पर क्रोमोसोम कंडेंस्ड होने लगेंगे ढंग से। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, तो ये तो था बात प्रोफेज की। अब बात कर लेते हैं मेटाफेज की। प्रोफेज में आपको कुछ याद नहीं रखना, केवल इतनी बातें याद रखनी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, यहाँ डीएनए था या क्रोमोसोम बन गए, मतलब क्रोमोसोम का कंडेंसेशन हो गया। तीसरी बात न्यूक्लियोलस डिसअपियर, यहाँ पे न्यूक्लियोलस है, यहाँ पर न्यूक्लियोलस डिसअपियर होने लग जाएगा। चौथी बात पूछेगा सेल ऑर्गेनल्स आर डिसअपियर, तो हाँ भाई सेल ऑर्गेनल्स भी डिसअपियर हुए। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी जो भी है, वो क्लोरोप्लास्ट जो भी होंगे, तो वो सारे सारे यहाँ पर हमें प्रोफेज के अंदर दिखाई नहीं देंगे। बात समझ में आ गई? ठीक, तो अब हम पढ़ते हैं क्या, मेटाफेज। मेटाफेज में आपको याद रखना है कि क्रोमोसोम, अच्छा एक बात और याद रखनी है इसमें प्रोफेज में आपको कि जो एस्टर, देखो एक बात ये याद रखनी है कि इसमें होते हैं क्या, इनमें होंगे सेंट्रोसोम और होते हैं, कौन होते हैं, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या करते हैं, अपोजिट एंड की तरफ मूवमेंट करते हैं। अपोजिट एंड की तरफ मतलब यहाँ पर मूवमेंट कर जाएंगे। तो अभी सेंट्रोसोम यहाँ पर है, ये मूवमेंट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर एक लाइन लिख सकते हैं, मूवमेंट ऑफ सेंट्रोसोम इन अपोजिट एंड, इन अपोजिट एंड। तो अब कुल मिलाकर के ये कहां पर आ जाएंगे, या सामने आ जाएंगे, सामने आ जाएंगे, और इन एस्टर रे से निकलने लगती हैं। यहीं से स्टार्टिंग हो जाती है स्पिंडल फाइबर का निकलना। क्या निकलना, स्पिंडल फाइबर का। तो अब ये जो स्पिंडल फाइबर ऐसे रे निकल रही हैं, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग बोल देंगे फिर आगे जाकर के एस्टर रे। कौन सी रे बोल देंगे, एस्टर रे। तो आपसे पूछेगा एस्टर रे आर फॉर्मेशन इन, तो आपको बतानी है प्रोफेज में। बात समझ में आ गई? एस्टर रे कुछ नहीं है, जो सेंट्रोसोम से कुछ स्पिंडल फाइबर्स का निकलना होता है, उसी संरचना को एस्टर रे बोला जाता है, उसी स्ट्रक्चर को एस्टर रे बोल दिया जाता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं मेटाफेज क्यों, क्योंकि प्रोफेज के बाद क्या होगी, मेटाफेज स्टार्ट हो जाएगी। आपको ऑर्डर याद रखना, पी मैट से, किससे, पी मैट से। पी मतलब प्रोफेज, एम मतलब मेटाफेज। तो यहां पर हम हेडिंग डाल देंगे अब क्या, मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होगा, मेटाफेज में ये जो, अब देखो यहां पर न्यूक्लियस तो हम बनाएंगे नहीं, डायरेक्टली क्रोमोसोम ही बनाएंगे। तो जो क्रोमोसोम है वो मूवमेंट करने लगेंगे, क्या करने लगेंगे, मूवमेंट करने लगेंगे। क्या पर, सेंटर की तरफ, इक्वेटर लाइन पर। किस लाइन पर, इक्वेटर लाइन पर। तो ये क्रोमोसोम है, तो ये क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे, यहाँ पर इकट्ठे होंगे इक्वेटर लाइन पर। इक्वेटर लाइन में खींच दो, यहाँ पे ये इक्वेटर लाइन खींच देता हूँ, बिल्कुल बीचों बीच में, बिल्कुल बीचों बीच में। तो इस जगह पर ये भी क्रोमोसोम यहाँ आएंगे और ये भी क्रोमोसोम यहाँ आएंगे। तो एक बात मैं बता दूं कि जो माइटोसिस है, एम फेज यहाँ पर हम कर रहे हैं माइटोसिस की, और माइटोसिस में होता है इक्वेशनल डिवीजन, मतलब 2n है तो 2n ही बनेंगे सेल के अंदर। इस जगह पर मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो क्रोमोसोम है ये यहाँ पर आमने सामने नहीं आएंगे। कहाँ नहीं होंगे, आमने सामने नहीं आएंगे, अगल बगल में खड़े हो जाएंगे। मान लो ये इसका पेयर है, तो इसमें ये सामने आमने सामने नहीं आएंगे, ये यहाँ खड़े हो जाएंगे पेयर में। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट डायग्राम बनाते हैं, नेक्स्ट डायग्राम बनाते हैं और मेटाफेज को दिखाते हैं यहाँ पर। तो अब ये बिल्कुल बीचों लाइन में आ गए,
आ गए कि नहीं आ गए? ठीक, दूसरा भी बना लेते हैं हम लोग, थोड़ी सी बड़ी बनानी पड़ेगी सेल। अब ये जो क्रोमोसोम है सारे के सारे कहाँ पर आने लग गए? बिल्कुल बीचों बीच लाइन में आके लग गए। अब होगा क्या भाई, यहाँ पर इस जगह पर हमने क्या देखा, ये हमारी एम फेज है। ये कौन सी फेज है? एम फेज। ठीक, अब होगा क्या भैया कि एम फेज में हमने क्रोमोसोम को यहाँ पर आते देखा, और उधर से ये सेंट्रोसोम भी तो थे, ये सेंट्रोसोम थे, तो इनसे स्पिंडल फाइबर निकलेंगे। कौन से फाइबर निकलेंगे? स्पिंडल फाइबर। और ये स्पिंडल फाइबर जो हैं क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर के काइनेटोकोर से अटैच हो जाते हैं। मतलब समझ में नहीं आई बात हमारे, हम समझाते हैं आपको। ये सेंटर पर कौन सा पार्ट है? सेंट्रोमियर। सेंटर पर कौन सा पार्ट है? सेंट्रोमियर। इसको हिंदी में बोलते हैं गुणसूत्र बिंदु। कौन सा बिंदु? गुणसूत्र बिंदु। अब यहां पर आपको बनाना है काइनेटोकोर। काइनेटोकोर होता है गुणसूत्र बिंदु के पास में, यहां पर देखिए इस जगह पर, जिस जगह पर गुणसूत्र बिंदु यानी कि सेंट्रोमियर से स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं, उस बिंदु को, उस पॉइंट को, उस जगह को हम लोग बोलते हैं काइनेटोकोर। क्या बोलते हैं? काइनेटोकोर बोलते हैं। तो मैं यहां लिख दूं, दिस लाइन इज नोन एज काइनेटोकोर, पहली बात। एंड द मिडिल पार्ट ऑफ टू क्रोमेटिड इज नोन एज सेंट्रोमियर। ठीक, और ये तो अपना क्रोमोसोम है ही है। और यहां पर हम ये लिख लेते हैं, ये क्या होगा? ये क्या हो जाएगा? स्पिंडल फाइबर होगा कि नहीं होगा? स्पिंडल फाइबर, पहली बात। तो कुल मिलाकर के हम इसमें मेटाफेज में क्या लिखेंगे? क्या क्वेश्चन पूछेगा? क्वेश्चन आपसे पूछेगा भाई मेटाफेज में क्या होता है, बता दो। एम फेज नहीं, यहाँ मेटाफेज लिखो पूरा, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है भाई? पहली बात तो मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम इन इक्वेटर लाइन, मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम इक्वेटर लाइन इन, जो क्रोमोसोम का मूवमेंट है वो इक्वेटर लाइन में होता है। ठीक है, या एट लिख लो, एट लिख लीजिए। तो मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम एट इक्वेटर लाइन। अब यहां पर क्या होगा कि भैया जो क्रोमोसोम है वो मूवमेंट कर जाते हैं, इक्वेटर लाइन पर पहुंच जाते हैं। दूसरी बात आपको यहां पर लिखनी है क्या, कि स्पिंडल फाइबर आर अटैच विद काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम, विद काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम। ये वाली बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत इसमें? तो बस केवल इतना था इसी में कि स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से अटैच हो जाते हैं और क्रोमोसोम इक्वेटर लाइन पर मिल जाते हैं। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? ठीक है, तो यहां तक तो हो जाती है हमारी मेटाफेज। कौन सी फेज? मेटाफेज। अब हम लोग सीखेंगे किसके बारे में? एनाफेज के बारे में। किसके बारे में? एनाफेज के बारे में। तो आपको एक बात बता दूं, मैं यहीं पे एनाफेज समझा देता हूं, इनको रफ कर देता हूं बस। ठीक है, ये भी मुझे रफ करने ही पड़ेंगे भाई। तो यहां पर हम लिख लेते हैं एनाफेज। पहली बात तो एनाफेज, यहां पर हम डायग्राम बनाते हैं। आपको मैंने एक बात बताई कि जो एनाफेज होता है उसमें क्रोमोसोम का शेप देखने को मिलता है हमें। क्या देखने को मिलता है बेटा? शेप। एनाफेज में हमको क्रोमोसोम का शेप देखने को मिलता है। कि शेप कैसे होते हैं भैया? इनके शेप होते हैं वी शेप, एल शेप, वी शेप, एल शेप, आई शेप और जे शेप। ठीक है, तो इसमें
एनाफेज में आपको याद रखना है, 2-3 बात याद रखेंगे आप। स्प्लिटिंग ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड, या फिर हम इसमें यही पॉइंट भी लिख सकते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। ठीक है। दूसरी बात, क्रोमोसोम क्रोमोसोमल मूवमेंट आर इन अपोजिट एंड। ठीक। और इसमें हमको क्या देखने को मिलता है इस फेज में, शेप ऑफ क्रोमोसोम इन एनाफेज। मतलब क्रोमोसोम का जो शेप होता है वो हमको एनाफेज में देखने को मिलता है। अब ये शेप क्या बवाल है देखो, सुन लो, थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में। यदि जो सेंट्रोमियर है क्रोमोसोम के बिल्कुल बीच में हुआ, अगर इसको खींचेंगे तो ये हमको कुछ इस टाइप का शेप मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो ऐसे शेप को बोला जाता है वी शेप। कौन सा शेप? वी शेप। दूसरी बात, इस ऐसे टाइप के क्रोमोसोम को हम लोग सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम बोलते हैं। कौन सा क्रोमोसोम बोलते हैं? मेटासेंट्रिक, बिल्कुल बीचों बीच में, पहला। दूसरा आपको क्या याद रखना है कि अगर मिडिल से थोड़ा सा हटकर हो, साइड में हो, मिडिल से थोड़ा हटकर साइड में हो, तो ऐसे टाइप के क्रोमोसोम को बोला जाता है सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। और ऐसा जो शेप बनाएगा ना, वो बनाएगा कुछ इस टाइप का, मतलब एल शेप बनाएगा। कैसा शेप बनाएगा? एल शेप। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी से कहीं ना कहीं मिल जाएंगे आपको। तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर अगर सबमेट्रिक जो क्रोमोसोम है, मतलब अगर ये जो सेंट्रोमियर अटैच है उस जगह पर एक आर्म बहुत छोटी और एक आर्म बहुत बड़ी है, तो ऐसे अगर इनको अगर हम खींचेंगे तो खींचने पर हमें कुछ ऐसा टाइप मिलेगा शेप, तो इस शेप को बोला जाता है जे शेप। कौन सा शेप? जे शेप। और ऐसे टाइप के क्रोमोसोम को बोला जाता है एक्रोसेंट्रिक। फोर्थ बात आपको याद रखनी है कि अगर बिल्कुल ही टॉप पर होगा जो सेंट्रोमियर है, ऐसे टाइप के शेप को बोला जाता है क्या? आई शेप। कौन सा शेप बोला जाता है? आई शेप। और आई शेप बोला जाता है। और इसको ऐसे टाइप के क्रोमोसोम को क्या बोला जाता है? टीलोसेंट्रिक। टॉप पर है इसलिए टीलोसेंट्रिक, मिडिल में तो मेटासेंट्रिक, मिडिल से थोड़ा सा नीचे है तो सब मेटासेंट्रिक, और सब मेटासेंट्रिक वाले क्रोमोसोम से थोड़ा सा और ऊपर है, मतलब एक आर्म थोड़ी बहुत छोटी और एक आर्म ज़्यादा बड़ी है, एक्रोसेंट्रिक। बिल्कुल टॉप पर है टीलोसेंट्रिक। बात समझ में आ गई? ये एनाफेज में हमें देखने को मिलती है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं किसके बारे में, टीलोफेज के बारे में देख लेते हैं। यही बना ले डायग्राम, टीलोफेज का डायग्राम देखते हैं। टीलोफेज यही बना लेते हैं। टीलोफेज में क्या होता है? बिल्कुल माइटोसिस, बिल्कुल प्रोफेज का उल्टा होगा। टीलोफेज में क्या होगा? बिल्कुल प्रोफेज का उल्टा होगा। मतलब कि प्रोफेज में क्या होता था? न्यूक्लियस डिसअपियर होते थे, यहाँ न्यूक्लियस अपीयर होंगे। और क्या होता था कि जो न्यूक्लियोलस डिसअपियर होता था यहाँ पर देखने लग जाएगा, और जो सेल ऑर्गेनल्स डिसअपियर होते थे यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि भैया प्रोफेज का जितना आपने याद किया है उसका आप अपोजिट कर दो, कुल मिलाकर के आपको इसके आंसर मिल जाएंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आप देखिए। सबसे पहली बात आपको क्या देखने को मिलेगा? न्यूक्लियस कॉमा न्यूक्लियोलस आर नहीं, न्यूक्लियोलस एज अपीयर होंगे, पहली बात। दूसरी बात, सेल ऑर्गेनल्स
सेल ऑर्गेनिल्स आर एपियर। ठीक, तीसरी बात आपको क्या याद रखनी है भाई, यहाँ पर तीसरी बात ये याद रखनी है कि यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो चुकी है, कंप्लीट कैरियोकाइनेसिस। एंड फोर्थ पॉइंट आपको याद रखना है डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम। डीएनए डीकंडेंसेशन मतलब कि यहाँ पर अब जो डीएनए है मतलब ये जो क्रोमोसोम है अब वो डीकंडेंसेशन होने लग जाएगा। तो यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस आपकी समाप्त हो जाती है और फिर बाद में यहाँ पर साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होगी। क्या स्टार्ट होगी? साइटोकाइनेसिस। अभी यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस था, ये कंप्लीट हो चुकी है आपकी कैरियोकाइनेसिस। इसको आप ठीक से पढ़ना और एनसीईआरटी की रीडिंग लगाना। इसके बाद आपको पूरी की पूरा ये जो माइटोसिस की एम फेज है वो आपको कंप्लीट समझ में आएगी। बात समझ में आ रही है? एक बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक बात आप ये जरूर ध्यान रखना कि इस जगह पर जो एना फेज है, ये कौन सी फेज है? एना फेज। इसमें क्या होता है 23 पेयर ऊपर रहते हैं और 23 पेयर नीचे रहते हैं। ये क्या बवाल है सर? आपने बताया था अभी इससे पहले 46 थे एक ही लाइन में, एक ही लाइन में क्या थे 46 थे। अब ये 23 पेयर कैसे दिख रहे हैं हमें तो समझ में नहीं आ रही बात। तो एक मिनट इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। मैंने ये डायग्राम बनवाया था मेटाफेज में, जिसमें ये बीचों बीच में आपको बनवाए थे ऐसे। तो ये इसका जोड़ा मतलब यहाँ पे 1 पेयर है। कितना पेयर है? 1 पेयर। ठीक, अब इसमें गुणसूत्र बिंदु कितने हैं? 1 2। तो कुल मिला के क्रोमोसोम कितने हो गए? 2 हो गए। क्रोमोसोम कितने हो गए? 2 हो गए। ऐसे यहाँ पे कितने क्रोमोसोम होंगे? 46 क्रोमोसोम होंगे या फिर 23 पेयर होंगे, ऐसा हम ये भी कह सकते हैं क्योंकि ह्यूमन में यही होते हैं। ठीक है, अब एक बात बताओ, मैंने इनका जब डिसअपियर कर दिया, ये अलग अलग हो गए, इनमें एक गुणसूत्र बिंदु था, एक सेंट्रोमियर था, तो ये एक क्रोमोसोम है। इसमें एक गुणसूत्र बिंदु है, एक सेंट्रोमियर है, तो ये अलग क्रोमोसोम हो गया। कुल मिलाकर के हमने कितने सेंट्रोमियर दिखे? 2। कुल मिलाकर हमने क्या बोला कि 2 क्रोमोसोम है, मतलब जितने सेंट्रोमियर उतने क्रोमोसोम।